सबसे पहले बात भाजपा के महामंथन की कर लेते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज से हैदराबाद में शुरू होने जा रही है। तो देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 2 जुलाई को शुरू होगी और 3 जुलाई की शाम तक जारी रहेगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अधिवेशन के बाद एक विशाल रैली होगी जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। ये रैली 3 जुलाई को शाम 6:30 पर परेड ग्राउंड में होगी। और कार्यकारिणी की बैठक के दौरान 2024 में प्रस्तावित लोकसभा चुनावों के मद्देनजर रणनीति तैयार की जाएगी। बैठक अध्यक्ष जेपी नड्डा के संबोधन से शुरू हो गई और बैठक के दौरान वो राज्य संगठनात्मक गतिविधियों पर रिपोर्ट देंगे जहां चुनाव होने वाले हैं। और बिल्कुल इस बैठक में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम समेत अमित शाह और राजनाथ सिंह और भाजपा के कई दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। तो बैठक के लिए लोकसभा चुनाव के लिए 2024 में किस तरीके की रणनीति होनी चाहिए, इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी आज महामंथन करेगी। आज से हैदराबाद में ये 2 दिन बैठक का दौर चलने वाला है। 2 दिनों तक भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी जिसमें पीएम मोदी होंगे, जेपी नड्डा होंगे जो कि बैठक की शुरुआत करेंगे। बैठक में सबसे पहले जेपी नड्डा का संबोधन होगा, इसके बाद बैठक का आगाज होगा। 3 जुलाई तक ये बैठक चलने वाली है। कौन कौन शामिल होगा आयुषी, ये भी एक बार अपने दर्शकों को बता दें। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम यूपी के, ये भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। किस तरीके से जीत आगे 2024 में हासिल करनी है, इसे लेकर रणनीति बनाई जाएगी। स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल भी इस बैठक में शामिल होंगे। और अब देखिए उत्तराखंड से कौन कौन पहुंचेगा, इसकी भी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी जो कि पहुंच सकते हैं कार्यकारिणी की बैठक में। इसके अलावा त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व सीएम, वो भी बैठक में पहुंच सकते हैं। और तीरथ सिंह रावत जो कि पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के रह चुके हैं, वो भी इस बैठक में पहुंच सकते हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता होंगे। मदन कौशिक भी बैठक में पहुंचेंगे। अनिल बलूनी का भी नाम है जो कि बैठक में हिस्सा ले सकते हैं। तो हैदराबाद में विजय हुंकार की शुरुआत आज से होने जा रही है और तमाम बड़े नेता इस बैठक में मौजूद होंगे। तो देखिए, वहीं भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए आज सीएम योगी भी हैदराबाद जाएंगे। और खास बात यह है कि योगी ने स्थानीय बीजेपी यूनिट की तरफ से चार मीनार के बगल में स्थित भाग्य लक्ष्मी मंदिर में जाने के लिए जो निवेदन था उसे स्वीकार कर लिया है। और वही भाग्य लक्ष्मी मंदिर है जिसके नाम पर योगी हैदराबाद का नामकरण कर दिए जाने की बात भी कर चुके हैं। और सीएम योगी ने 2020 में हुए हैदराबाद निकाय चुनावों के लिए जबरदस्त प्रचार किया था और इससे फायदा हुआ कि 47 सीटों पर भगवा लहराते हुए मेयर के पद पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया था। तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं, उससे पहले वो भाग्य लक्ष्मी मंदिर भी पहुंचेंगे। आज हैदराबाद के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ रवाना होंगे। दरअसल भाजपा कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए उनको न्योता है, उस बैठक में पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले मंदिर में दर्शन करेंगे। और वहीं अब योगी कैबिनेट के मंत्री फिर से आपको एक्शन में दिखाई देने वाले हैं। एक बार फिर से अपने अपने क्षेत्र के दौरे पर यूपी के मंत्री रहने वाले हैं। दरअसल ये मंत्री अपने क्षेत्र में बरसात को लेकर व्यवस्था और हालातों की समीक्षा करेंगे और साथ ही साथ सरकारी योजनाओं और अन्य कार्यक्रमों की भी समीक्षा ये मंत्री अपने इलाकों में करेंगे। वहीं अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान भी कराएंगे। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि सीएम योगी के निर्देश पर लगातार एक्शन मोड में कैबिनेट के मंत्री आपको दिखाई दे रहे हैं। और क्योंकि मानसून की शुरुआत हो चुकी है तो ऐसे में उनके इलाकों में क्या हाल है प्री मानसून की तैयारियों को लेकर, उसको लेकर आज वो समीक्षा बैठक करेंगे। अपने अपने क्षेत्रों का दौरा करेंगे, वहां पर देखेंगे कि कितनी व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी हैं, कितनी व्यवस्थाएं अधूरी हैं, क्या क्या समस्याएं अभी बाकी हैं जिसका निस्तारण करना है। इन तमाम मुद्दों को लेकर समीक्षा बैठक वो करेंगे। और देखिए, वहीं यूपी के लोगों को जल्द ही 5 नए हवाई अड्डों की सौगात मिलने वाली है। 5 नए हवाई अड्डों के संचालन और प्रबंधन के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और यूपी सरकार के बीच MOU हो गया है और एयरपोर्ट का काम यूपी सरकार करवाने वाली है। MOU साइन होने के बाद इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि एयरपोर्ट ऐसे क्षेत्र में बनाए जा रहे हैं जो कि विकास की दौड़ में किए गए किसी कारणों से पीछे छूट गए थे। एयर कनेक्टिविटी होने की वजह से इन क्षेत्रों के विकास को नए पंख लगेंगे। देखिए, अभी आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने
लोकसभा उपचुनाव में जीत भी हासिल की और अब वहां के लोगों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। यूपी सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच में एमओयू साइन भी हो चुका है। इन 5 जगहों पर विकास को नए पंख लगेंगे, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने दावा किया। और देखिए वहीं आज सोनेलाल पटेल की जयंती है और सोनेलाल पटेल जयंती आयोजन को लेकर अपना दल में घमासान मच गया है। आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम होना है और इसमें कार्यक्रम में करने की अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल को इजाजत मिल गई है, लेकिन पल्लवी पटेल को इजाजत नहीं मिली। उनका आवेदन रद्द हो चुका है और इसे लेकर अब पल्लवी पटेल ने पुलिस कमिश्नर से मिलकर इस बात की शिकायत कर दी है। तो सोनेलाल पटेल की जयंती आज है, लेकिन दोनों ही दल बड़े कार्यक्रम करना चाहते थे। अनुप्रिया पटेल को इजाजत मिल चुकी है, पल्लवी पटेल को इजाजत नहीं मिली, जिससे उनका गुस्सा है और अपना दल में अब घमासान की स्थिति है। अनुप्रिया पटेल को इजाजत मिल चुकी है, वो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम कर सकती हैं, लेकिन पल्लवी पटेल ने जो आवेदन किया था वो आवेदन रद्द हो चुका है, जिसकी वजह से वो गुस्से में है। अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल की 2 बेटियां अनुप्रिया और पल्लवी पटेल के बीच सियासी वर्चस्व के लिए अदावत जारी है। अब दोनों बहनें डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जयंती को लेकर आमने सामने आ गई हैं। अपने पिता की जयंती का कार्यक्रम करने के लिए अनुप्रिया और पल्लवी पटेल ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान बुक किया था, लेकिन लखनऊ प्रशासन ने केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल को जयंती मनाने के लिए इजाजत दे दी, जिस पर पल्लवी पटेल भड़क गई और उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस कमिश्नर से की। सोनेलाल पटेल जी की विचारधारा को लेकर चलने वालों में से हम हैं और उनके गुजर जाने के बाद लगातार हर वर्ष उनकी जयंती और उनका परिनिर्वाण दिवस हम बड़े धूमधाम से मनाते आए हैं और ऐसे में इस बार भी हम राजधानी में उस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे थे। सबसे पहले हमारा रविंद्रालय बुक हुआ, वो कैंसिल किया गया। फिर हमने दूसरा प्रेक्षागार विश्वरैया उसको बुक कराया, वो कैंसिल किया गया। उसके बाद इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान हमने बुक कराया, उसको कैंसिल कर दिया गया। तो इस संबंध में मैं एसआई से लेके अभी कमिश्नर और पुलिस से मिल के आ रही हूँ और मैंने बोला कि मेरे कार्यक्रम की जगह को कैंसिल करने का आधार क्या है, तो मुझे आधार कोई नहीं बता पा रहा। नीचे से लेके ऊपर तक का अधिकारी मुझे ये बोल रहा है कि ऊपर से प्रेशर है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब दोनों बहनें आमने सामने आ गई हैं। इस साल हुए विधानसभा चुनाव में सोनेलाल पटेल की विरासत पर नई जंग छिड़ गई थी। अनुप्रिया पटेल का गुट जहां भाजपा के साथ गठबंधन में है, तो वहीं कृष्णा पटेल गुट समाजवादी पार्टी के साथ है और ऐसे में अब सोनेलाल पटेल की जयंती पर भी दोनों गुट झुकने को तैयार नहीं। सिराथू में केशव प्रसाद मौर्य को हराकर विधायक बनी पल्लवी पटेल आवेदन रद्द होने के बावजूद कार्यक्रम के आयोजन पर अड़ी हुई हैं। मेरा दोष ये तो नहीं हो सकता कि मैंने अगर ऊपर वाले को हरा दिया तो आप मुझे अपने कार्यक्रम भी नहीं करने देंगे। आप मुझे रोक नहीं सकते। अगर मेरा जुर्म ये है कि मैंने ऊपर वाले को हराया है तो कल मेरे कार्यक्रम को रोक करके मैं उससे बड़ा वाला कार्यक्रम यहाँ पर जुर्म करने वाली हूँ, आप मुझे रोक लीजिएगा। दरअसल जिन सोनेलाल पटेल की जयंती को लेकर घमासान मचा हुआ है, वो कुर्मी वोट के लिए जिंदगी भर संघर्ष करते रहे, लेकिन अब उनके परिवार में विरासत की लड़ाई आर पार आ चुकी है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अयोध्या के एक निजी स्कूल में झूलेलाल का पिलर टूटने से एक बच्चे की मौत हो गई। लंच के दौरान बच्चे झूला झूलने गए थे, लेकिन अचानक से पिलर उखड़ गया और तीनों बच्चों के ऊपर ही गिर गया। हादसे में एक बच्चे को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा है। स्कूल खुलने का पहला दिन सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक स्कूल में मातम छा गया। कुकुर मुत्ते की तरह जगह जगह पर खुले निजी स्कूल की वजह से एक बच्चे को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। अयोध्या के एक स्कूल में लंच हुआ तो बच्चों ने बाहर निकलकर लंच किया। कुछ बच्चे खेल खेलने लगे तो कुछ बच्चे झूला झूलने लगे। झूला झूलते समय झूले का पिलर गिर गया, जिसकी चपेट में 3 बच्चे आ गए और इनमें से एक बच्चे की मौत हो गई। झूला झूलने के दौरान पिलर गिर गया, जिसमें बच्चे दब गए, जिसमें हॉस्पिटल में समस्या एक बच्चे की मृत्यु हो चुकी है और 2 बच्चे जिला अस्पताल चिकित्सालय में एडमिट हैं। राम की नगरी अयोध्या में जिस स्कूल आर्यन शिक्षण संस्थान में ये हादसा हुआ, वो शिक्षा विभाग के मानकों पर नहीं चल रहा था। दरअसल ऐसे स्कूलों को सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है।
सही मायने में देश भर में खुले इस तरह के संस्थान महज शिक्षा के शोरूम हैं, जहां तरह तरह के लेबल लगाकर शिक्षा के एवज में मोटी कमाई की जाती है और जब हादसा हो जाता है तो प्रशासन का रटा रटाया जवाब आता है। अब देखिए, इसके लिए संबंधित विभाग को लिखा जाएगा और उनके विभाग के अधिकारियों द्वारा इसकी जांच की जाएगी। इस संबंध में उनके विभाग की पत्राचार करके इसकी जांच की जाएगी, चाहे विद्यालय उनके मानक के अनुरूप है या नहीं, और तदनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। स्कूल में हुए हादसे में 2 बच्चे घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन सवाल बड़ा है कि ऐसे स्कूल पर कार्रवाई कब तक होगी जो बच्चों की जान से खिलवाड़ करते हैं, क्योंकि मासूम किसी के घर का दीपक और किसी के बुढ़ापे की लाठी ही नहीं बल्कि देश का भविष्य भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। यूपी में मानसून ने अब रफ्तार पकड़ ली है और आज भी कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी है। जिन इलाकों में रेड अलर्ट जारी है वहां पर भारी बारिश हो सकती है मौसम विभाग के अनुसार। तो देखिए, बारिश ने 2 दिनों में कई सालों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। मानसून में हुई भारी बारिश के कारण उत्तर प्रदेश में भी अब खतरा और बढ़ गया है और कई इलाकों में एक बार फिर से भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अनुमान जाहिर किया है और इससे पहले 44 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया था मौसम विभाग की तरफ से। मौसम विभाग के अनुमान के हिसाब से कई जगहों पर बारिश भी हुई, लेकिन अब बाढ़ का खतरा भी इससे बढ़ते जा रहा है। बारिश को लेकर अब रेड अलर्ट मौसम विभाग का है। तो मुजफ्फरनगर के एक शख्स को झूठे मामले में 26 साल कोर्ट के चक्कर काटने पड़े और अवैध तमंचा रखने के झूठे आरोप में 1996 में इस शख्स को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन सबूत न मिलने के बाद कोर्ट ने उन्हें रिहा कर दिया है। कहते हैं सच कभी पराजित नहीं होता। एक बुजुर्ग के झूठे मुकदमे के खिलाफ सच की लड़ाई 26 साल तक लड़ी गई। आखिर में जीत बुजुर्ग की हुई और उन्हें उस मुकदमे से बरी कर दिया गया। पुलिस वाले आए, वे मुझे उठा के ले गए। उन पुलिस वालों ने मुझे यहाँ चौकी में रखा, चौकी पर फिर मुझे वहाँ ले गए। मेरे पे कट्टा और कारतूस रखकर मुझे जेल में शाम तक उन्होंने बंद कर दिया। इसके बाद 2-2.5 महीने बाद मेरी जमानत हुई। मैं अपने घर आया, इन पर तारीखों पर जाता रहा। मैंने 24 साल ये केस कैसे भी है, मैंने कोई तारीख नहीं, आंधी हो तूफान हो, किसी मैंने छोड़ दिया। 24 साल मैंने ये केस लड़ा। मुजफ्फरनगर के रूहाना खुर्द गांव के रहने वाले राम रतन को पुलिस ने 2 नवंबर 1996 को अवैध तमंचा रखने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मुकदमे की 400 तारीखें पड़ी और 26 साल तक राम रतन लगातार न्याय की लड़ाई लड़ते रहे। जवानी में शुरू हुई उसकी न्याय की लड़ाई बुढ़ापे में जाकर खत्म हुई और जीत सच्चाई की हुई। मेरे जैसे आदमी को झूठा फंसा करके, ये उसमें करके, मेरी घर की स्थिति खराब करके और जी क्या कहते अपने केस दिखाकर नंबर बढ़ा गए और जी मुझे वहाँ फांस दिया। मेरा घर तो बर्बाद हो गया ना। मैंने इस सरकार से यही अपील है मेरी, इन जैसे लोगों को सज़ा दी जाए और मुझे जितना मेरा आर्थिक नुकसान हुआ, मेरे बच्चे नहीं पढ़े, मेरे घरवाली बीमार है, मेरे बच्चे कामयाब नहीं हुए, तो उसमें मुझे सहायता दी जाए। पुलिस ने ना तो कोई इसमें गवाह दिया, ना उसमें कोई उन्होंने पैरवी करी। वो झुका तो चलता रहा, वो बेचारा तारीखों पर आता रहा। झूठे केस में फंसे राम रतन की जवानी मुकदमे में चली गई। वो बच्चों को अच्छी शिक्षा और बेटियों की सही से शादी नहीं करा पाया। इसका मलाल उसके परिवार को भी है। लगभग 400 साढ़े 400 तारीख के आसपास मेरे फादर अदालत में पहुंचे हैं और अपनी तारीखों पर मौजूद रहे हैं और हमारी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर रही है कि किसी ने हमारी आर्थिक स्थिति को नहीं समझा। हमारी आर्थिक स्थिति में यह है कि मेरी 2 सिस्टर अनमैरिड रही है, अनमैरिड कह रहा हूँ, अनएजुकेशन रही है, वे उनकी पढ़ाई भी नहीं पूरी हो पाई है और कर्जा लेके हमने अभी भी अपनी एक सिस्टर की शादी की है, कर्जा लेकर के हमने शादी की है। मुकदमाबाजी में राम रतन की आर्थिक हालत और भी खराब हो गई। जब भी वो 26 साल चले लंबे मुकदमे के बारे में सोचते हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं कि क्या गरीबों को देश में न्याय मिलने में इतना समय लगता है। अब राम रतन ने सरकार से आर्थिक मदद देने की मांग की है, जिससे उनके घर की हालत कुछ सुधर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
और चलिए अब आपको बड़ी खबर बता दें, आगरा में ब्लॉगर मर्डर केस में नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। ब्लॉगर मर्डर केस में अब एक नया वीडियो सामने आ चुका है। ये वीडियो ब्लॉगर की हत्या के बाद सामने आया है। वायरल हुए वीडियो फ्लैट के अंदर का बताया जा रहा है। ब्लॉगर रितिका की फ्लाइट से फेंककर हत्या कर दी गई थी, फ्लैट से फेंककर हत्या कर दी गई थी और उसके बाद ये वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि ये एक बड़ा सा फ्लैट है और फ्लैट के हर कोने में सामान बिखरा हुआ है। बताया जा रहा है कि ब्लॉगर रितिका को 4 मंजिला फ्लैट से ऊपर फेंका गया था और अंदर जमकर जद्दोजहद हुई थी। फ्लैट के अंदर की तस्वीरों को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है। देखिए किस तरीके से पूरा सामान बिखरा पड़ा है घर का। माना जा रहा है कि पहले उसकी हत्या की गई और उसके बाद उसे 4 मंजिला इमारत से नीचे फेंका गया, लेकिन उससे पहले वहां पर जद्दोजहद हुई थी। क्योंकि ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से सामान बिखरा पड़ा है। नितिन मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। नितिन, ये जो नया वीडियो सामने आया है उससे रिलेटेड क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, आगरा में 24 तारीख को ब्लॉगर मर्डर रितिका की हत्या हुई थी, ब्लॉगर रितिका की। और उस मामले में उसके बाद जब जिस तरीके से जद्दोजहद हुई और काफी देर तक एक दूसरे को कहा जाए जो विपुल है और रितिका की हत्या के इरादे से ही 5 लोग आए थे। हालांकि बीच में जो ब्यूटी पार्लर वाली जो महिला है उसने बेल बजा दी थी, जिसकी वजह से विपुल तो बच गया, लेकिन रितिका की गले में फंदा डाल के हाथ पैर बांध के उसकी हत्या करके उसको नीचे फेंक दिया गया। तो इस पूरे मामले में किस तरीके से विपुल की डंडों से पिटाई की गई है, रितिका का किस तरीके से उसको बहुत बुरी तरह से निर्ममता से बर्बरता से उसकी हत्या की गई है, ये सारी जो घटनाक्रम रहा है, ये घटनाक्रम इस वीडियो में नजर आ रहा है। सामान बिखरा पड़ा हुआ है, गमले टूटे पड़े हुए हैं, घर के तमाम जो गृहस्थी के जो सामान होता है वो कैशलेस नजर आ रहा है। और ये वीडियो घटनाक्रम के बाद का ये वीडियो है, उसमें कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं। उसका जो फ्लैट ओनर है वह शोभित, वो भी उसमें नजर आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से ये वीडियो एक एक्सक्लूसिव वीडियो एबीपी गंगा की स्क्रीन पर नजर आ रहा है, किस तरीके से जबरदस्त संघर्ष देखने को मिला है। तो उसको बाथरूम में बंद कर दिया है, तो पोंछे का जो डंडा होता है उससे उसने गिलास तोड़ने का प्रयास किया है, मदद की गुहार लगाया है। बिल्कुल नितिन, और देखिए बहुत कुछ इस वीडियो से साफ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे तो देखिए, जीवन में कुछ बड़ा पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और संघर्ष करने के लिए हौसला होना जरूरी है। और ऐसा ही कुछ कर दिखाया है इटावा के सिपाही ने, जो अब इतिहास के प्रवक्ता बन गए हैं। उनकी सफलता पर इटावा के एसएसपी ने उन्हें मिठाई खिलाई और उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। कुछ करने की चाह हो तो ईश्वर भी उसका साथ देता है। ये कहावत हकीकत में बदली यूपी पुलिस के एक जवान योगेश कुमार ने, जो सिपाही से अब इतिहास का असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया है। अलीगढ़ के वाष्णव महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर उनको तैनाती भी मिल गई है, जिसके बाद उन्होंने एसएसपी इटावा से मुलाकात कर पुलिस सेवा से त्याग पत्र दे दिया। एसएसपी जयप्रकाश सिंह ने भी योगेश कुमार को मिठाई खिलाकर बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। तो इनकी एक बहुत अच्छी उपलब्धि रही, परमिशन लेकर के इन्होंने एग्ज़ाम दिया था और सफल हुए हैं। तो हमारी तरफ से इनको ढेर सारी शुभकामनाएं नई सर्विस के लिए। इस तरह से बीच बीच में काफ़ी अच्छे लड़के आते रहते हैं जो लगातार परिश्रम करते रहते हैं। और हमने देखा है कि जो नए लड़के आ रहे हैं नए बैच के, वो लगातार प्रयास करते रहते हैं। जैसे हमारा सर्विलांस सेल है या साइबर सेल है, तो उसमें भी प्रशिक्षण के बाद जब ये ज्वाइन कर लेते हैं तो प्रयास करके एक अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। कुछ लोग अन्य सर्विसेज में जा रहे हैं, अच्छी उपलब्धि होती है। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको हम लोग प्रयास करते हैं कि उनको समय ऐसी जगह पोस्टिंग दिया जाए जहां समय मिल पाए और अपनी तैयारी कर पाए। योगेश कुमार का शुरू से ही सपना शिक्षक बनने का था। 2015 में जब उसका चयन यूपी पुलिस में हुआ, उसके बाद भी उन्होंने अपना सपना पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की। योगेश की काबिलियत को देखते हुए एसएसपी ने उन्हें ऐसे थाने में तैनाती दी थी जहां वर्कलोड कम था। योगेश भी अपने अधिकारी के भरोसे पर खरे उतरे और परीक्षा पास कर इतिहास के प्रवक्ता बन गए। दिसंबर 2013 में नेट क्वालिफाइड हुए, फिर दोबारा में 2015 जून में फिर दोबारा नेट निकला। उसके बाद ये भर्ती आई विज्ञापन संख्या 50 में, तो इसमें फॉर्म डाला तो इसमें हमारा सिलेक्शन हो गया। जी
तो तैयारी आपकी शिक्षक बनने की थी, लेकिन पुलिस में भर्ती हो गए। पहले से ही थी शिक्षक बनने की, तो और पुलिस में भी अपना काम देखते रहे। किसान परिवार में जन्मे योगेश कुमार 2015 में नेट क्वालिफाई भी कर चुके हैं और ऐसे में खुद के पैरों पर खड़ा होने के लिए उन्होंने पुलिस की नौकरी ज्वाइन की, जिसके बाद उन्होंने अपना शिक्षक बनने का ख्वाब पूरा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।